पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तथा जो गृह सचिव भी हैं राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। सर, जिस प्रकार से कोविड एक बार फिर से वापसी लौट रहा है, कुछ जिलों में आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई भी हैं, मास्क जरूरी किया है, इसको देखते हुए और क्या सतर्कता अपनाई जा रही है? देखिए, ऐसे है कि पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कोविड बहुत तेज़ी से वापस आ रहा है, क्योंकि बहुत इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसमें केसेस बढ़ रहे हैं। कल भी जो हमारे पास स्टेट में टोटल 234 केसेस आए थे, उसमें 191 केसेस जो हैं वो एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो बाकी पूरी स्टेट में इनफैक्ट 191 केसेस तो गुड़गांव के हैं, गुरुग्राम के हैं। बाकी करीब 30-35 केसेस फरीदाबाद के हैं, और बहुत सभी जो बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर इक्का दुक्का केस कहीं पे कोई आ रहा है। लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, हमने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया है, और मैं खुद वहाँ पर गुरुग्राम में गया था, और वहाँ डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम और फरीदाबाद और वहाँ के सिविल सर्जन्स और सारी हेल्थ टीम्स के साथ हमने मीटिंग की, और हमने 2-3 डिसाइड किए थे, डिसीजंस लिए थे कि एक तो ये है कि टेस्टिंग जो है हमें और ज़्यादा दोबारा से बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जहाँ हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव में ऑलमोस्ट 40 से लेकर 60,000 तक की टेस्टिंग डेली पे पहुँच गए थे, तो पिछले दिनों में वो काफ़ी कम हो गई थी। तो दोबारा से एटलीस्ट जो गुरुग्राम और फरीदाबाद है, यहाँ पर हमारी टेस्टिंग और ज़्यादा हम इंक्रीज़ करेंगे। ऑलमोस्ट डेली 3,000 हम गुरुग्राम में मिनिमम करेंगे, एंड 2,000 जो है वो फरीदाबाद में करेंगे। इसके अलावा ये है कि जो वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, क्योंकि अब 12 to 14 के जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन आ गई है, और बाकायदा वो कार्यक्रम शुरू भी किया जा सका है। तो हमें अब ये देखना है कि जो जितने भी स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन है उसमें कवर करें। और क्योंकि इनका अधिकतर सबका जो साइकिल है वो 27 से 29 डेज़ तक का है, तो इसलिए दोनों डोजेज़ जो हैं वो एक महीने के अंदर अंदर लग सकती हैं। और प्लस जो हमारे बूस्टर डोज में बहुत सारे लोग जो हैं जो अभी तक अनकवर्ड बैठे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जैसा कि थर्ड वेव ने भी शो किया कि जो अल्टीमेटली लोगों की जो बहुत ज़्यादा हिफाजत हुई है उसमें वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसलिए जो बूस्टर डोज देने का काम है, जो नए हमारे ग्रुप्स जो कवर किए जा रहे हैं उनको कवर करने का काम है, तो वैक्सीनेशन के ऊपर भी दोबारा से हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। और साथ में जो हमारी कल हमारे माननीय मंत्री जी के साथ भी मीटिंग हुई, तो उसमें ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट जो एडजॉइनिंग दिल्ली के जो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर हैं, वहाँ पर हमें जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और कंपलसरी जो मास्क है उसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि जो एक बहुत ही थोड़ा केयरलेसनेस आ जाती है प्रिकॉशंस लेने में, तो उसकी ऊपर भी थोड़ी लगाम लगाई जा सके, और लोगों में फिर से इस चीज़ की जो थिंकिंग है वो ज़रूर आनी चाहिए कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अभी काफ़ी हद तक हमें कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि दोबारा से किसी प्रकार के कोविड का स्प्रेड जो है वो ना हो। सर, आप गुरुग्राम गए थे, आपने भी बताया। गुरुग्राम में मेन किस चीज़ का आपको लगा कि क्या कारण है, क्यों दोबारा गुरुग्राम में सर्वाधिक केसेस निकल रहे हैं? प्रतिदिन अगर पिछले एक सप्ताह का आंकलन करें तो 110, 120, 145 इस तरह क्रम बढ़ ही रहा है डेली। देखो, ऐसे है कि वहाँ पे पहले ऑलमोस्ट एक 7-8 दिन पहले तक 46 केसेस थे, फिर 2 दिन में इकट्ठे केसेस आके सीधे 129 पे गए। तो 129 के बाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं डेली बढ़े, 129, 146, 147, 151, फिर 171, फिर 191। सो एक स्टेडी इंक्रीज़ है, लेकिन कोई बहुत जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, ये बहुत वैसा इंक्रीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि देखिए, ऐसे है कि जो भी सभी साइंटिस्ट हैं वो तो ये कहते हैं कि जो आफ्टर ऑल जो वायरस है दैट इज़ स्टिल प्रेजेंट। को वायरस जो है वो डेड नहीं हो जाता है। वो अलग बात है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन या तो उनको कोविड हो चुका है या उनको बाकायदा प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई जा चुकी है, जिस वजह से कि जो स्पीड ऑफ स्प्रेड है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमें यही कोशिश करनी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि दोबारा से टेस्टिंग करते हुए जिन लोगों में जो भी केसेस आते हैं उनको आइसोलेट करके उनको इमीडिएटली
दोबारा से ट्रीट किया जाए। एंड मेन चीज़ ये है कि इस टाइम पे जो स्टेट में हमारे पास टोटल 900 के आसपास एक्टिव केसेस हैं, उसमें अभी हॉस्पिटलाइजेशन नील के बराबर हैं, 1-2 हॉस्पिटलाइजेशन है, और वो हॉस्पिटलाइजेशन भी नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है या उसके आगे इस प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ी है। तो इसलिए अभी ये जो ट्रेंड है कि जब भी पेंडेमिक है, जब वो एंडेमिक होता है, तो टाइम तो लगता है उसमें, धीरे धीरे कई साल तक ये जो वायरस है इस प्रकार से चलता रहेगा, लेकिन हम अपना फोर्थ वेव के लिए पूर्ण रूप से सजग हैं। सर, एंटीजन, आरटी-पीसीआर, इनके कुछ जालसाजी के भी मामले मिले हैं, गुरुग्राम में भी मिले हैं और कई जगह मिले हैं। इस मामले में क्या जानकारी है आपके पास? ऐसे है, जो लोकल सिविल सर्जन्स को हमने बड़ा कहा है कि जो एटलीस्ट जो प्राइवेट लैब्स हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी जो टेस्टिंग वगैरह है उस पर नज़र रखें। बाकी ये है कि कोई इतने ज़्यादा नहीं मिले हैं कोई जालसाजी के मामले। मैं नहीं इसको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई ऐसे कोई फॉल्स पॉजिटिव या कोई इस तरह के मिले हैं, क्योंकि आफ्टरऑल जहाँ पहले भी इतनी टेस्टिंग होती रही है तो कोई इस प्रकार के बहुत ज़्यादा मामले नहीं मिले हैं। कहीं इक्का दुक्का मामले मिलने से कोई ये नहीं है कि कोई टेस्टिंग प्रोटोकॉल के ऊपर कोई सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन उसका हमने यही हल निकाला है कि गवर्नमेंट सेक्टर में और ज़्यादा टेस्टिंग जो है उसको इंक्रीज किया जाए। सर, जिस तरह से चौथी लहर को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, आपके पास, क्योंकि आप हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा आपके पास है, आपके पास क्या इनपुट है? वर्ल्ड वाइड सारे डिस्कशन आप लोगों के होते रहते हैं। देखिए, यही है कि इस टाइम पे वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड वी हैव टू बी ऑन आवर गार्ड एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, बट कोई ऐसी पैनिक वाली अभी बात नहीं है, और ना ही कोई ऐसे सिग्नल्स हैं क्योंकि बहुत इमीडिएटली कोई वाइड स्प्रेड होने जा रहा है कोई। सर, वैक्सीनेशन को लेकर आपने बताया, लेकिन वैक्सीनेशन जहां पहले चल रही है वहां कुछ और बढ़ाई जाएगी, जो तीसरी डोज की बात की जा रही है उसको लेकर कहीं लोगों में अवेयरनेस की जाएगी? देखिए, ऐसे है कि जहाँ तक वैक्सीनेशन बूस्टर की बात है, जो अबव 60 एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी तो अभी भी जो गवर्नमेंट के सारे जो आउटलेट्स हैं वहाँ पर फ्री वैक्सीनेशन है। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी ओपन कर दिया है कि जो 18 to 59 है उसकी ऑल ओवर द कंट्री जितने प्राइवेट आउटलेट्स हैं वहाँ पर भी एक नॉमिनल फीस के बाद वहाँ पर बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। और जो हमारी 12 to 14 की पॉपुलेशन है और 15 to 18 की है, इनकी पहले से जो कॉर्बेवैक्स और कोवैक्सिन है, वो पहले से इनकी जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 27 डेज़ और 29 डेज़ के साइकिल हैं, तो ये सभी वैक्सीनेशन को साथ साथ करते हुए स्कूलों में खासकर ज़्यादा ध्यान देंगे हम, और ये कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो वनरेबल सेक्शंस को बूस्टर डोज लगनी चाहिए, और दूसरा ये है कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चे क्योंकि फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन नेट में आ रहे हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी कवर करें। सर, सीरो सर्वे क्या अब दोबारा से कोई होने की संभावना है? नहीं, अभी इस टाइम पे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है सीरो सर्वे की, क्योंकि अभी कोई ऐसा पॉजिटिविटी रेट कहीं पे भी नहीं है कि जिसके लिए सीरो सर्वे इमीडिएटली जो है वो प्लान किया जाए। सर, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहली लहर और विशेषकर दूसरी लहर ने लोगों को बहुत डराया था। उस टाइम स्वास्थ्य विभाग ने खूब अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को निपटा भी था आपके नेतृत्व में, हेल्थ मिनिस्टर की गाइडलाइन में। तो ये सारी परिस्थितियों के अंदर अगर अब डॉक्टरों की कमी, पहले तो आपने काम चलाने के लिए सारी व्यवस्था कर ली थी, डॉक्टरों की कमी और स्टाफ की कमी पूरे हरियाणा में देखी जा रही है, ये कब तक और कितनी भरी जाएगी, डॉक्टर्स और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ? देखो, जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, डॉक्टर्स तो हमने 1256 डॉक्टर्स जो हैं 1256, और प्लस उसके बाद कोई अगर और भी वैकेंसीज खाली होती हैं तो उसके लिए हमने पहले से एडवर्टाइज़ कर दिया था, और वो पिछले 10 तारीख को उसका एग्ज़ाम भी हो गया था और 18 तारीख को उसका रिज़ल्ट भी निकल आया है। और रिज़ल्ट आने के बाद, क्योंकि उसमें हमारी एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा हुआ था कि जो भी डॉक्टर्स अपनी रजिस्ट्रेशन है वो 31 मई तक करवा के हमें देंगे, तो उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, जो जिस चीज़ की वो जो रजिस्ट्रेशन अगर वो नहीं आई है और 31 मई तक जो आ जाएगी, तब तक ये अपॉइंटमेंट लेटर्स देने का सिलसिला चलता रहेगा। और हमारी कंप्लीट हो चुकी है जो मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है। अब तो यही है कि जो आगे प्रोसीजर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स देने के, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज 19 तारीख है तो कल ही उसका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ था। और पैरामेडिकल की जो बात है उसमें भी जो हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके हमने इंडेंट आज से साल, 2 साल, 3 साल पहले भेजे हुए थे। एक एक करके उनके काफ़ी कैटेगरीज के रिजल्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं, और उनका भी जो अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले प्री अपॉइंटमेंट जो सारा प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 महीने में सफिशेंटली परमानेंट जो हमारे पास स्टाफ है
जो मेडिकल और पैरामेडिकल हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं और हमारी अदर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, सब सेंटर्स, पीएचसी, सीएचसीज, उन सब में आना शुरू हो जाएगा। सर, हॉस्पिटल की हालत तो काफ़ी सुधरी है, कई जगह नए बिल्डिंग्स भी बनी है। सुपर स्पेशलाइजेशन की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों को ये दिक्कत रहती है कि उनको जब कोर्ट डेट पर या दूसरी डेट्स पर जाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं उनको सारा दिन उनका निकल जाता है। उससे कहीं ना कहीं उनका उनका ज़्यादातर शिकायत ये है, पीछे जो डॉक्टर्स की यहाँ मीटिंग भी हुई इस मामले में, शायद आप लोगों से भी मिले हों, उनका कहना है कि जो पोस्टमार्टम ड्यूटीज़ वगैरह हैं या इस तरह की ड्यूटीज़ हैं उनसे उनको जो सुपर स्पेशलाइजेशन में है उनका बचाव होना चाहिए। नहीं, ये आप ये दो सेपरेट चीज़ें कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत दिनों से विद द जो नए प्रोटोकॉल्स हैं कोर्ट्स के भी, उसके मुताबिक किसी भी डॉक्टर को अब अपनी एविडेंस देने के लिए कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, उनकी बाकायदा वीडियो के द्वारा ही एविडेंस की जाती है। ना सेकंड चीज़ जो आप कह रहे हैं वो ये है कि मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं उन्हीं को केवल जो है ये पोस्टमार्टम और एविडेंस के लिए होना चाहिए, जबकि वो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो देखिए, जो अब वहाँ पर जो हमारे मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में जिन लोगों को भी पोस्टमार्टम ड्यूटीज़ दी जाती हैं, उन लोगों को पोस्टमार्टम ड्यूटीज़ में बाकायदा उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसके सब्सिक्वेंटली भी जो उसमें उनका दायित्व बनता है वो निभाना पड़ेगा। लेकिन अब ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि किसी भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको अब फिज़िकली जो है वो कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। सर, अगर चर्चा की जाए हरियाणा में इस वक्त कितने मेडिकल कॉलेज हैं और क्या कोई नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाने का प्रावधान है? जी, मेडिकल कॉलेजेस तो वैसे एक अलग से डिपार्टमेंट है, मेडिकल कॉलेज एंड एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, MER, जिसके एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, जिसके सेपरेट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। तो लेकिन फिर भी ये है कि मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने का प्रावधान भी है और 3-4 जगह पर बाकायदा पहले ही जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम, सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और वो कार्य चल रहा है। सर, शायद आपके मतलब ये अधीन ना हो, लेकिन आपको जानकारी होगी कि जो बच्चे विशेष रूप से क्योंकि यूक्रेन से आए, जो MBBS बीच में जिनकी रह गई, कोई ना जो वहाँ पे हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है, तो उन बच्चों के लिए क्या कोई विशेष कदम यहाँ पर एजुकेशन के, हेल्थ एजुकेशन, जो MBBS करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध किए जा रहे हैं? ऐसे है कि ये कोई भी जो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स दे केम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, तो कोई भी स्टेट जो है वो इंडिविजुअली इनके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी। सो अल्टीमेटली, क्योंकि जो मेडिकल एजुकेशन का रेगुलेशन है दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जो भी इन बच्चों के लिए नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनेगी उसमें हमारी स्टेट भी पार्टिसिपेट करेगी और उसमें हमारी स्टेट भी जो है जो नेशनल पॉलिसी तय होगी उसके मुताबिक कार्य करेगी। सर, डायल 112 ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है सरकार का और अच्छे रिजल्ट भी अभी तक, जैसा कि मार्केट से रिपोर्ट आ रही है, मिल रही हैं। आप क्या सेटिस्फाइड हो उससे? देखिए, हम तो सेटिस्फाइड तो हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो इवन डायल 112 है उसका जो रिस्पांस टाइम है उसको और कम किया जाए और उसको और कम करने के लिए जो भी एक्शंस लेने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कम्युनिकेशंस इंप्रूव करना है, चाहे मोबिलिटी इंक्रीज़ करना है, चाहे उसमें और हमें व्हीकल्स लेके आना है, उन सब चीज़ों को लेके जो एक रिस्पांस टाइम है उसको और कम करने की ज़रूरत है। तो अब हमारा जो पुलिस विभाग है ये कोशिश कर रहा है कि जो इनिशियली ऑलमोस्ट 12, 13, 14 मिनट, 15 मिनट तक जो इसकी रिस्पांस टाइम होता था उसको और ज़्यादा कम किया जा सके। सर, POs और बेल जंपर्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए भी रहता है। अब इसमें सुना है कि हरियाणा का CID विभाग भी मदद करता है। अलग हर जिला मुख्यालय पर वैसे तो ये अलग विंग बनाए गए हैं, तो इनको और एक्टिवेट करने के लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई हो? देखो, ये है कि ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ कि जो भी प्रिजन मैनेजमेंट का और उसके बाद जो प्रिजन से जो भी आपके या इवन जो ट्रायल फेस कर रहे हैं, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, इन सबको जो एक विद इन दी लीगल नेट लाने के लिए एक जो हमारा प्रोसीजर है वो बड़ा बना हुआ है। सो जितना ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं उतना इजीली हम दोबारा से इस चीज़ को वापस ला सकते हैं। सर, CCTNS की अगर बात की जाए, क्या वो प्रोसीजर पूरी तरह हरियाणा में हर जिले में हर चौकी थाने के साथ कनेक्ट हो गया और लागू हो गया या नहीं? CCTNS फॉर्चुनेटली हरियाणा में बहुत अच्छा काम कर रहा है और कंट्री वाइड भी जो इवन जो पिछला जो साल गया है उसमें मेजर पार्ट ऑफ द ईयर में जो हर महीने जो रिव्यू होकर रैंकिंग्स आती हैं उसमें हरियाणा का फर्स्ट रैंक हमेशा आता रहा है, कुछ 2-3 महीनों को छोड़ के। और CCTNS पे भी जो इम्प्रूवमेंट है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, चाहे वो हार्डवेयर के तौर पे हो, सॉफ्टवेयर के तौर पे हो, बैंडविड्थ के तौर पे हो, हर तरीके से जो इम्प्रूवमेंट है CCTNS में, या चाहे वो ट्रेनिंग के तौर पे हो, मैन पावर के तौर पे हो, वो हमेशा चलती रहती है। यही कारण है कि हरियाणा जो है नेशनल लेवल पे भी जो CCTNS में जनरली नंबर 1 पे रहता है।
जाता है। सर एक चीज़ और है इसमें, जो समय बाउंड किया गया पीछे होम मिनिस्टर के द्वारा कि एसएचओ कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो उसके लिए इतना टाइम, डीएसपी के लिए इतना, एसपी के लिए इतना, वो सब चीज़ें इस पर सीसीटीएनएस पर भी लाने की कोशिश की जा रही थी, क्या वो प्रयोग सार्थक हो गया? देखिए चल रहा है इसमें, अब उन गाइडलाइंस को टू द एक्सटेंट पॉसिबल जो है वो सभी जो हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार से उन सारी की सारी गाइडलाइंस को और जो दिशा निर्देश हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट ऑफ कोर्स सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अदर थिंग्स। सर क्या हरियाणा में कोई ऐसा प्रयोग जो पहले हुए हैं, मतलब जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस भर्ती के बने होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस की भर्तियां की जाती थी, क्या हरियाणा में अब भी कोई होम डिपार्टमेंट ऐसा सोच रहा है कि इस तरह से भर्तियां जो है, क्योंकि लार्ज स्केल पर हरियाणा स्तर पर भर्तियों में कहीं ना कहीं ब्रेक लग रही है, हो नहीं रही प्रॉपरली, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करने का कोई प्रोविजन सोचा जा रहा है? देखिए अभी तो जो एग्जिस्टिंग जो हमारा जो कमीशन के थ्रू भर्तियां करने का प्रोसेस है उसी के ऊपर ही हम अपना जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो हम उसी से भी जो है उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। इसका अभी तक कोई ऑल्टरनेटिव जो है एटलीस्ट हमारे स्तर पर नहीं बनाया गया है। धन्यवाद सर। तो ये हैं राजीव अरोड़ा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गृह विभाग व स्वास्थ्य विभाग के। इनका कहना है कि जो कोविड की चौथी लहर की संभावनाएं हैं, लोगों को ज़्यादा आतंकित और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। गुरुग्राम में ये खुद होकर आए हैं और गुरुग्राम में जो इन्होंने स्टडी किया है उस हिसाब से इन्होंने जो सलाह दी उसी के अनुसार फिलहाल 4 जिलों में जिस प्रकार से मास्क लगाना जरूरी किया गया है, मास्क को देखते हुए और अन्य जो इसमें रोकथाम के उपाय हैं वो सब लोगों को अपनाने चाहिए। इसके अलावा जो सीसीटीएनएस है वो कहीं ना कहीं इस वक्त हरियाणा का पूरे भारत में अव्वल है और बेहतरीन कार्य कर रहा है। पुलिस विभाग की तरफ भी राजीव अरोड़ा जी की लगातार हर कार्य पर बारीकी से निगाह रहती है, जैसा कि अभी हमारे से उन्होंने चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।